हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गोलत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल विकास और शिक्षण विधि से, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2011 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यू के फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर पहली है, और ये हमारी 30 आउट ऑफ 30 वाली सीरीज चल रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस चल रही है, जिसमें कि मैंने 6 वीडियोस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वो देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वो साबित होने वाला है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम डैश टू डैश, यानी एक बच्चा सीखेगा, कैसे सीखेगा वो बच्चा आपको बताना है। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट सीखेगा, अमूर्त से मूर्त की ओर सीखेगा, सिंबल टू पिक्चर सीखेगा, संकेतिक से चित्रात्मक, या विशिष्ट से समान, या फिर सरल से जटिल, या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसे आप बच्चे को सिखाएंगे? तो जो एक छोटा बच्चा है ना, पहले उसे हम सिंपल चीजें बताएंगे, सरल चीजें बताएंगे, देन जटिल चीजें बताएंगे, तो बच्चे को अच्छे से इजीली लर्न हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी? आपको बताना है कि कौन सा इसमें इफेक्टिबल नहीं होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है ना वो आपकी इफेक्टिबल नहीं होगी। पहला कह रहा है लिखित और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक और विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना, या निष्क्रिय अनुवाचन करना। इसमें से कौन सा इफेक्टिबल नहीं होगा, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो जो हमारा होगा ना सेकंड का हो जाएगा डी नंबर, यानी निष्क्रिय अनुवाचन करना। बच्चा तो खुद ही निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया हो ही नहीं रही, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, पैसिव रेसिटेशन है, कोई भी वो एक्टिविटीज को नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो आपका कथन और कारण बेस्ड है। ठीक है ना, देखते हैं ये क्या है। While teaching is a concept, teachers should discuss examples as well as non-examples. Reason कह रहा है non-examples confuse students and irrelevant in teaching any concept. Choose the correct option. आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए क्या करें, किसी संप्रत्यय को पढ़ते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करने चाहिए, यानी एग्जाम्पल वो दे और उसके साथ ही जो अदर एग्जाम्पल्स है ना वो भी दे। या तो यहाँ पे कारण क्या कह रहा है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, यानी एग्जाम्पल्स जो बुक में नहीं दिए गए, अगर बाहरी आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, वो भ्रमित करेगा। ठीक है, और किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए अप्रासंगिक होता है। तो इसमें से कौन सा आपका कारण और कथन में से दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप बुक्स के अलावा अगर अदर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो वो बच्चे को भ्रमित करेगा, वो नहीं करेगा, वो बच्चे का क्या करेगा, और जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसे बिल्ड करने का काम करेगा। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों कथन और कारण दोनों तो सही है, बट जो ए है ना वो आर की सही, आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी हमारा कथन सही है बट जो कारण दिया जा रहा है ना वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो कह रहा है कि और आर दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि गैर उदाहरण हम दे रहे हैं तो बच्चे को क्या करेगा, और उसके अंडरस्टैंडिंग पावर को वो बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है राधिका मोटिवेट्स हर स्टूडेंट एंड रिफ्लेक्ट अ सिचुएशन इन multiple ways. By doing so is
फैसिलिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डैश थिंकिंग एमोंग हर स्टूडेंट। वो किस प्रकार की अपने बच्चों की थिंकिंग को डेवलप करना चाह रही है, आपको बताना है। देखिए क्या कर राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी भी परिस्थिति को विधि रूप से प्रस्तुत करने, समझने और मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें क्या करे, मोटिवेट कर रही है। ऐसा करके अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन का विकास, यानी किस प्रकार के जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो बिल्ड करना चाह रही है राधिका अपने स्टूडेंट्स के बीच में, आपको बताना है। ये कह रहा है अपसारी, अभिसारी, बाह्य रूप से अनुकूलित तार्किक, यानी डाइवर्स प्रकार की वो थिंकिंग को डेवलप करना चाह रही है। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी इसका ए इज द करेक्ट आंसर। अब सारी थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग को बिल्ड करना चाह रही है, क्योंकि ये क्या होता है, आपके बहुत सारे एस्पेक्ट देता है, जिससे अगर इस एस्पेक्ट से हमारा करेक्ट आंसर नहीं हुआ तो उस तरह से हो जाएगा। आपको बहुत, यानी मल्टीपल थिंकिंग ये प्रोवाइड कराता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये ओनली वन साइडेड ये आपकी थिंकिंग को प्रोवाइड कराता है। तो वन साइडेड थिंकिंग कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एमंग हर लर्नर्स अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू यूज। टीचर इसमें से क्या यूज करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशल विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। किस प्रकार की, हिट एंड ट्रायल मेथड का, एनालॉजिकल थिंकिंग का, या रोट मेमोराइजेशन का। तो रोट मेमोराइजेशन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हम बच्चे को कभी भी रटने के लिए नहीं सिखाते। क्या बच्चों को रटंतु विद्या हम कभी भी नहीं सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय, प्रयत्न, त्रुटि, विधि या अनुरूपक या कंठस्थीकरण, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सही, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, बार बार उसको बच्चे को प्रयत्न करना आप सिखाओगे। अगर प्रयत्न और त्रुटि विधि का बच्चा यूज कर रहा है ना, यानी एक बार वो गलत कर दिया, सेकंड चांस में वो उसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन थर्ड चांस में वो कंप्लीटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। जो उसकी एरर्स है ना, उसे वो रिमूव कर देगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है द एबिलिटी टू मॉनिटर, रिफ्लेक्ट एंड अकॉर्डिंगली मोडिफाई वंस वन थिंकिंग प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज। इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। यानी खुद आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ऐसे थिंकिंग आप बना रहे हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, मेमोराइजेशन, फॉरगेटिंग या सेलेक्टिंग अटेंशन, कॉग्निशन। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, तो देखिए 6 का जो सही होगा ना, तो वो मेटा कॉग्निशन सही होगा, से ना परसंज्ञान, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वयं को चिंतन, यानी स्वयं को किसी भी चीज के बारे में थिंकिंग करने के लिए अपनी एबिलिटी को बिल्ड करना चाह रहे हैं ना, मोटिफाई कर रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा मेटा कॉग्निशन, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 7 नंबर का, वो कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल सच एज रिकॉल आर्ट, ठीक है, ठीक है ना, कि ठीक है ना, क्या वो रिकॉल करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है ना। ए नंबर कह रहा है व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। बी कह रहा है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। सी कह रहा है नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। डी कह रहा है सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकॉल करने की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो रिकॉल करने की जब बात कर रहे हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द इमोशंस, ठीक है ना। वो क्या करता है, सपोज करो आपकी किसी से फाइट हो गई, तो उस टाइम आप इमोशंस में आपको नहीं रिकॉल होता है कि नहीं, ये भी कहना है। लेकिन बाद में जब आप थिंकिंग करते हो ना, तब आप रिकॉल करते हो कि अरे नहीं, ये तो मैंने बोला, उसे भूल ही गया, ये भी मुझे उसे बोलना चाहिए था। तो ये क्या हो
के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। कौन सा है आपको बताना है। सेटिफाइंग क्यूरियोसिटी नोन, या फिर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, या फिर सी कह रहा है बिकम पॉपुलर एमॉन्ग फ्रेंड्स, या फिर डी आपका कह रहा है क्लेरिफाई द डाउट्स। तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए कह रहे हैं जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यकों को समझने, या दोस्तों के बीच लोकप्रियता, या फिर संदेहों को दूर करने। तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो हमारा जो 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ना वो सी नंबर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने की, ठीक है ना। बिकम पॉपुलर एमॉन्ग फ्रेंड्स, ठीक है, यानी डैश सीखना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। क्या है, फ्रेंड्स के बीच लोकप्रियता पाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो कह रहा है लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इफ, ठीक है ना। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कंडीशन आ गया अगर, ठीक है ना, इफ। तो क्या हो जाएगा इसका, विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, या फिर बी कह रहा है शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, यानी टीचर ओरिएंटेड हो, टीचर सेंट्रेड हो, ठीक है ना, या फिर सी कह रहा है अधिकतम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, या फिर डी कह रहा है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर न दिए जाए, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। इफ आपसे कंडीशनल है ना, यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन किया गया है। तो जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित, तो यानी कंटेंट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चे का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ना, जो उसकी सोसाइटी है ना, अगर उसके सोसाइटी से रिलेटेड आप कुछ ऐसा उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उस परिवेश में विषय वस्तु से जो उसके सब्जेक्ट्स है ना, उससे ज्यादा वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा और इजीली वो उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी लर्निंग के 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ए नंबर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, ठीक है ना। ये हमारा योग्यता वार्षिक मत, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 11 नंबर का, वो कह रहा है डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है ना, विकास किससे प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स। ये कह रहा है ना स्टूडेंट पर्सनल फैक्टर को वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रभावित करेगा। बी कह रहा है स्कूल क्लाइमेट को प्रभावित करेगा, या फिर सी कह रहा है सोशल फैमिलियर इन्फ्लुएंस, या फिर सामाजिक पारिवारिक प्रभावों को वो प्रभावित करेगा। तो इसमें से क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर का देखिए पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि वल्ली वाला जो जहां पे वल्ली का केस आ जाए ना वो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वल्ली क्या है, ये आपका एक ट्रिक है, इसे आप याद रखिएगा, आप किसी में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि वल्ली वाला केवल वाला कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें 11 नंबर में ए में भी वल्ली दिया है, तो ये पहले ही कट गया। अगर आप ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो केवल विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित करेगा नहीं, ठीक है ना। बी कह रहा है वनली 1 and 2, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है वनली 2nd and 3rd, ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है फर्स्ट 2nd and 3rd, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऐसे अगर आप ट्रिक से करेंगे ना तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। विकास से प्रभावित होता है, यानी उसका डेवलपमेंट जो है ना इन्फ्लुएंस होगा किससे, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से। स्कूली माहौल पे भी डिपेंड करता है बच्चे का एक डेवलपमेंट, और उसका जो सोशल यानी सोशल जो है ना इन्वायरमेंट उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि बच्चे का किस प्रकार से डेवलपमेंट आगे होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, ये भी आपका असर्शन और रीजन पे ही बेस्ड है, ठीक है ना, यानी अभिकथन और कारण पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में ट्रेंड बन गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर को ये क्या कह रहा है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड इंश्योर पॉजिटिव childhood appreciation for all students,
रीजन क्या कह रहा है, चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी चाइल्डहुड जो होता है ना एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है ना, जिसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास यानी भावनात्मक और संज्ञानात्मक यानी संवेदनशील से बच्चा विकास करता है, ठीक है ना। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो चलिए, और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। और बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए और आर ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है ना वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है एक बच्चे का, जिसमें अगर टीचर और पेरेंट्स का दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो तो बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास प्रभावित हो सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 13 नंबर का, वे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ एवरी यंग चिल्ड्रन, यानी प्रत्येक बहुत छोटे बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, आपको बताना है कि स्कूल इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन, ठीक है। या फिर बी कह रहा है फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, या फिर सी कह रहा है पीर ग्रुप्स इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, या फिर डी कह रहा है प्रिंट मीडिया इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो जो 13 नंबर का सही आंसर होगा ना वो हमारा हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि एक जो बच्चा जो नवजात शिशु है ना, छोटा सा बच्चा है ना, उसके लिए उसकी फैमिली ही पहली समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, ठीक है। यानी वो पहली ही सोशलाइजेशन की पहली एजेंसी होती है उसकी फैमिली, वहीं से वो देखता है। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा कला है ना तो बच्चा वही सारी चीजें सीखेगा, उसका जो मेंटल है इमोशनल है जो है ना ये डेवलपमेंट प्रॉपर रूप से नहीं हो, वही वो देखेगा कि नहीं हमारे घर में हमारे पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा हमेशा कर रहे हैं तो वही सीखेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है थ्योरी ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट, उनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगेन टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट केस टू द एक्सिस्ट व्हेन दे आर आउटसाइड, ठीक है ना। आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। आपको बताना है कि बच्चा जो है ना एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वो किस स्टेज में ये सीखता है कि अगर कुछ थिंग्स है, अगर उस कुछ चीजें हैं उसके साइड से यानी उसकी आंखों से ओझल हो गई फिर भी वो खत्म नहीं होती है, उसका यह अस्तित्व जो है ना वो बना ही रहता है। किस गामक अवस्था में, ये सेंसर मोटर में, या फिर प्री ऑपरेशनल अवस्था में, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था में, स्टेज में बच्चा किस स्टेज में बच्चा को ये अस्तित्व का आभास होने लगता है। तो जो 14 नंबर का सही हो जाएगा ना वो ए नंबर हो जाएगा, यानी गामक अवस्था में बच्चा क्या करता है वो समझने की उसमें ये क्षमता बन जाती है कि अगर चीजें उसकी आंखों से ओझल हो गई है तो भी उसका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 15 नंबर का, वो कह रहा है अ चाइल्ड प्लेइंग विथ पेबल्स discovered that two sets of the two pebbles each add up to a total of the 4. This experience of the child is best termed as, ठीक है ना। आपको बताना है कंकड़ों से खेल एक्सपीरियंस कर रहा है कि अगर टू थिंग्स है उसमें और टू थिंग्स को ऐड कर दिया जाए तो जो ये एक्सपीरियंस वो फील करता है ना वो क्या होता है, आपको बताना है ये, ठीक है ना। वो एक्सपीरियंस क्या होगा बच्चे के लिए, ये हो जाएगा संरक्षण होगा, केंद्रीकरण होगा, या फिर आत्म केंद्रितता होगा, या फिर वस्तु अस्थायित्व होगा। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा।
तो 15 नंबर का जो सही होगा ना वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है ना। कंजर्वेशन, संरक्षण, ठीक है ना। बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, कन्वर्जेशन के माध्यम से वो उससे अनुभव कर रहा है कि एक थिंग्स में अगर दूसरी थिंग्स को मिला दिया जाए तो वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 16 नंबर का क्वेश्चन है ना वो कह रहा है निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके, ठीक है ना। लॉरेंस कोहलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है। किस चरण को, यानी स्टेज को ये रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना है, ठीक है ना। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल, किस स्टेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये बताना है। तो ये हमारा 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी प्री कन्वेंशनल, ठीक है ना, पूर्व परंपरागत, यानी पहले ही वो क्या कर रही है, सारी चीज अपने होमवर्क को वो डन कर ले रही है, ताकि फिनिश कर ले रही है, ताकि जो टीचर उसको क्लासरूम में उसे पनिशमेंट देगी या कुछ उसे सुनाएगी ना तो वो उससे बच सके। तो ये कोहलवर्क के किस नैतिक विकास की थ्योरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्री कन्वेंशनल थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 17 नंबर, जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना वो मुख्यतः किस विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बायोलॉजिकल, म्यूचुअलनेस, इमोशनल, या फिर एट्रीब्यूशन, पैटर्न, मोरल, या फिर कल्चरल टूल्स, कॉग्निटिव, या फिर रिवार्ड एंड पनिशमेंट बिहेवियर, वो किस थ्योरी को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो हमारा 17 नंबर का होगा ना वो हमारा हो जाएगा सी नंबर, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, यानी कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव, ठीक है। इस पे वो प्रभाव पढ़ने की व्याख्या मुख्यतः लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी करती है। तो चलिए 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर को कह रहा है फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्की थ्योरी अ टीचर शुड, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, कह रहा संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करने चाहिए। बी कह रहा है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। या फिर सी कह रहा है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी बच्चे जो है ना जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना उसमें जो एडल्ट हैं उन्हें जाकर के उसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। या फिर आपका नेक्स्ट जो कह रहा है आपका डी नंबर कह रहा है विद्यार्थियों के व्यवहारों को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो जो हमारा होगा 18 नंबर का ना करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 18 नंबर का ए नंबर, ठीक है ना। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, ठीक है ना, यानी बच्चों का हिंट प्रोवाइड कराना चाहिए। आपके संकेत से, आप इशारे से आप बच्चों का हिंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन कहता है, ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी कहती है कि अगर बच्चे को आप क्लास में टीच कर रहे हो तो आप उसको हिंट प्रोवाइड कराओ जिससे कि बच्चा इजिली किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का वो कह रहा है अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिवन प्राइमरी टू, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देता है, वो किसे पहला प्रधानता देगा एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है ना। ए कह रहा है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ने के तरीके को, बी कह रहा है पाठ्यक्रम को पूरा करने को, सी कह रहा है परीक्षा केंद्रित शिक्षा छात्र को, या फिर डी कह रहा है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। किसको पहला क्या करेगा, वो प्रोग्रेसिव यानी
पहली प्राइमरी देगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही, 19 का जो सही होगा ना वो डी नंबर। स्टूडेंट्स ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस, अगर आप बच्चे के ओपिनियन को पहला प्रेफरेंस देते हैं ना तो बच्चा क्या होगा, इससे ज्यादा मोटिवेट होगा और उसकी चिंतन करने की जो कैपेसिटी है ना और ज्यादा वो क्या हो जाएगी, वो बिल्ड हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर कंसेप्चुअलाइजेशन इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के ब्रीही संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। एन नंबर कह रहा है बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। अगर आप किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट लेते हैं ना तो उससे आप उसके बारे में समझ सकते हैं कि वो बच्चे की सक्सेस होने की रेशियो क्या है फ्यूचर में, ठीक है। बी कह रहा है बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि इस बच्चे का जो आईक्यू है ना वो किसी बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, यानी एक जो पर्सन है, एक जो चाइल्ड एक पर्सन है उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल की जो आईक्यू है ना वो क्षमता होती है। और डी कह रहा है बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है, यानी ग्रुप स्टेज जो है ना वो बच्चे के इंटेलिजेंस को मेजर करने का वो बेस्ट एक मेथड है, आपको ये बताना है, वो बेस्ट एक लेवल है आपको बताना है। तो चलिए इसका कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा, तो जो 20 नंबर है ना 20 नंबर का सी नंबर जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। ये व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर होते हैं, यानी बच्चे का जैसा स्टेज बढ़ेगा ना, जैसा स्टेज बढ़ेगा उस स्टेज से उसकी जो आईक्यू क्षमता है ना वो अलग अलग लेवल की होती जाएगी, ठीक है ना। अलग अलग लेवल के पर्सन में अलग अलग लेवल की आईक्यू एबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है ना 21 नंबर का वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी थ्योरीज व्हाट किन ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेटेड कॉग्निशन, ठीक है ना, यानी समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुविध करता है, ठीक है, आपको बताना है जाएगा। तो हमारा जो 21 नंबर का सही होगा ना आंसर वो हो जाएगा ए नंबर, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, यानी प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। अगर आप बच्चे को संसाधन जितना भी प्रोवाइड कराओगे ना बच्चा क्या करेगा, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बच्चा का जो माहौल होगा ना सीखने का उसे वो अच्छे तरीके से वो उस रिसोर्स का यूज करके सीख पाएगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर जो कह रहा है जेंडर इज, जेंडर क्या है आपको बताना है। ये कह रहा है शेप्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, यानी सोसाइटी के द्वारा सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। बी कह रहा है टोटलिटी डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी पूरी तरह से वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जेंडर। या फिर आपका सी कह रहा है प्री डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। या फिर डी कह रहा है एन इनेक्ट क्वालिटी, ये एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से जेंडर क्या होता है। तो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, यानी सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि जेंडर का जो शेप्ड होगा जो स्ट्रक्चर होगा ना वो कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है, कि क्या हमें एमसीक्यू के थ्रू ही इसे आगे रन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा यूज, ठीक है ना, काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी जीन पियाजे थ्योरी द एबिलिटी टू वर्क विद द सिंबल टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, ठीक है ना, ये क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता,
परिवर्तित सोच या संरक्षण, इसमें से क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो 23 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, लाक्षणिक प्रकार्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इफेक्टिव इन, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है ना वो किसे इफेक्ट करता है ये आपको बताना है। तो ये क्या कह रहा है हमारा ए नंबर कह रहा है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। बी कह रहा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में। या फिर सी कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। या फिर डी कह रहा है विद्यार्थियों के नामीकरण वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए भी निर्दिष्ट करने के लिए। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका 24 का? तो 24 का जो सही होगा ना वो सी नंबर होगा। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ द लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइड अकॉर्डिंगली, यानी बच्चे की जो अधिगम प्रगति है ना उसको समझने के लिए आपको सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा इजीली क्या कर सके, सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके और वो चीजों को रिलेट कर सके। चलिए 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर है, ये भी कथन और कारण पे बेस्ड है। ये कह रहा है एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण कह रहा है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता प्रतिक्रियाशीलता विकास ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अटेंशन डिफिक्ट हाइपर क्रिएटिविटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, बीइंग फोकस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, स्लो एक्टिविटी लेवल, या फिर इम्पल्सिविटी, या फिर हाई लेवल ऑफ द टास्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आवेगशीलता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकता जैसे कि पठन कैल्ब, गणित कैल्ब इत्यादि से संदर्भ में सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डायलेक्सिया डिस्कैलकुलिया। इसे आपको बताना है इसमें से कौन सी जो लर्निंग एबिलिटी है ना वो करेक्ट है, ठीक है ना। अधिगम आवश्यकता से जुड़ते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, यानी स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी एज ऑल अलाइक, या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट आर बेस्ड टू द एवल्यूएट लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। सी कह रहा है टीचर सेंट्रिक pedagogies are most effective to the facilitate cognitive development of the student with the learning disability। या फिर डी कह रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें से कौन सा प्रभावित करता है बच्चे को आपको बताना है, ठीक है ना। तो जो हमारा 27 है ना, 27 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 27 नंबर का करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर।
डी इज द करेक्ट आंसर। अधिगम आसक्ता तांत्रिक संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। यानी देखो यहाँ पे क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, वो इन्फ्लुएंस बाय द न्यूरोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, यानी बाहरी और जो उसके मस्तिष्क की जो अक्षमता है ना, ठीक है ना, वो दोनों से तांत्रिक और जो इन्वायरमेंटल डिसेबिलिटी है वो दोनों से प्रभावित होती है। तो चलिए 28 नंबर को देखते हैं। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन स्टूडेंट हैविंग हियरिंग impairment, which of the following is not an effective method of the teaching? श्रवण बाधिता जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित या बहुसंवेदी। ठीक है, तो इसका 20 जो 8 नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? लेक्चरर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 29 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम अपनाना चाहिए? यानी जो एजक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना, ठीक है, या फिर बी कह रहा है नामांकित पाठाचार्य को लागू करना, या डी कह रहा है आपका विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, या फिर डी कह रहा है पाठाचार्य त्वरण के लिए लचीलापन रखना। इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा आपको बताना है। ठीक है, ये कह रहा है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, बी कह रहा है कक्षा स्थिति में भिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, सी कह रहा है उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के समान व्यक्त करने को कहना, या फिर डी कह रहा है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। एक जो समावेशी कक्षा है ना उसमें आप कैसे आप बच्चों की जरूरतों का पूरा करोगे। तो जो 30 नंबर का सही हो जाएगा ना वो ए नंबर हो जाएगा, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। ठीक है, ये जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2024 में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हम 2011 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी सीडीपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इंग्लिश पैडागोजी की क्लास ऑलरेडी चल रही है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2011 से लेकर 23 के बीच वाले डिस्कस कर दिए हैं। और इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हिंदी में, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको लिए लेकर आने वाली हूँ। कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।